गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश राज व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण जो अपने को नज़र आते हैं। जो संविधान की जो विशेषताएं होती हैं वो लगभग संविधानों में कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, कॉमन लक्षण होते हैं। उन्हीं के आधार पर उनको तुलना की जाती है, उनमें चेक किया जाता है कि कौन सा संविधान किस विशेषता को धारण करता है। शुरुआत अपन ब्रिटेन के संविधान से कर रहे हैं। इसके बाद में आगे की जो भी अपन संविधानों की विशेषताएं पढ़ेंगे वो भी इन्हीं के जो बिंदु दिए गए, इन्हीं बिंदुओं के कंपैरिजन में अपन पढ़ते जाएंगे। तो संविधान क्या होता है, सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ा जान लें। संविधान किसी भी शासन व्यवस्था के नियमों या कानूनों का एक संग्रह से अपन समझ सकते हैं। ये नियम और कानून ऐसे क्या होते हैं, कौन से कानून और कौन से नियम संविधान में रखे जाते हैं और कौन से कानून और नियम सामान्य विधि या सामान्य कानून माने जाते हैं, इनमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है जो भी शासन व्यवस्था होती है उसको नियंत्रित करना। उसको नियंत्रित करने की बात क्यों आती है, तो वो ये है कि हमेशा से ये माना जाता है कि जो शक्तिशाली होता है वो अन्यायी होने की संभावना उसकी ज़्यादा हो सकती है। यानी जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली वो उतना ज़्यादा अन्यायी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपनी मान के चलें कि जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें वो अन्यायी हो सकता है। तो शासन व्यवस्था में जो भी शासन प्रणाली में जो भी शामिल है लोग, वो कभी भी अन्यायी हो सकते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक संविधान बनाया जाता है ताकि वो नियंत्रित रहें और वो नियंत्रित रह के आम जनता के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। दूसरा, संविधान का उद्देश्य ये होता है कि आम जनता को उसके अधिकार प्राप्त कराना। तो इसलिए हर संविधान में कुछ मूल अधिकारों या कुछ नियमों का उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि ये अधिकार जनता को मिलने ही चाहिए और ये अधिकार देने का कर्तव्य जो भी शासक वर्ग होता है उसका निश्चित कर दिया जाता है। इस तरीके से संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जो किसी शासन प्रणाली को नियंत्रित करते हैं और आम जनता को उनके अधिकार प्राप्त कराने में सहयोग करते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, पहला अपन पढ़ेंगे जो हर संविधान की विशेषता होती है कि ये संविधान कब बनाया गया। तो ब्रिटेन का संविधान अपन ने पहले पढ़ा कि जो भी इसका इतिहास रहा है उसमें कभी भी किसी समय पे अपने को नज़र नहीं आता कि उस समय पे संविधान बनाया गया था। तो ब्रिटेन का संविधान कभी एक समय पे नहीं बनाया गया, इस वजह से इसको विकसित संविधान कहा जाता है। विकसित यानी धीमे धीमे इसने संविधान का रूप प्राप्त किया है। संविधान में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, उनको आज के समय में जो भी अपने देखने मिल रहा है वो वहाँ तक पहुँचा है। यानी किसी एक समय पे ये नहीं लिखा गया, उसमें कुछ बीच बीच में संस्थाओं का विकास होता रहा जो इसमें शामिल कर ली गई, जैसे कि 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ, यानी अपने पढ़ा था 1295 में पार्लियामेंट का उदय हो गया था। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। वो अपने देखा था कि 1689 में एक अधिकार पत्र जनता ने साइन करवाया था विलियम और मेरी से। तो वहाँ से माना जाता है कि संसदीय प्रभुसत्ता यानी संसद की शक्ति या फिर प्रभु जैसी शक्ति जो कि शासक पे या राजा पे कंट्रोल करती थी, उसकी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। दूसरा विशेषता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का तात्पर्य क्या है, लिखित मतलब जो लिखा नहीं गया, जब एक समय पे निर्मित नहीं हुआ, किसी समय बनाया नहीं गया, तो इसका मतलब है कि वो उस समय लिखा भी नहीं गया है। आज तक भी ये किसी बुक की फॉर्म में अपने को नज़र नहीं आता है। इसके छोटे छोटे नियम कानून हैं जो जगह जगह पे अलग अलग रूप में बनाए गए हैं, उनको सबको एक साथ रखा जा सकता है, बाकी कभी भी बुक की शक्ल में इसको नहीं बनाया गया है। तो अलिखित संविधान है। क्वेश्चन छोटा पूछ सकते हैं, ब्रिटेन के संविधान की दो विशेषताएं बताएं। तो सबसे आसान है, विकसित संविधान है और अलिखित संविधान है। तो अगर अलिखित संविधान है तो फिर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था काम कैसे कर रही है, जब सवाल ये है तो उसका जवाब ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो
व्यवहारवादी अलग अधिक हैं। व्यवहारवादी मतलब वो व्यवहारिक हैं, जो भी समस्याएं आती हैं उनके अनुरूप वो बार बार अपना व्यवहार को चेंज नहीं करते। जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को पालन करते हैं, खुद के ही इच्छा से संविधान या संवैधानिक नियमों या जो भी कानून होते हैं उनका वो पालन करते आते हैं। इस वजह से कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि अधिकतर देशों में नज़र आती है अपने को। तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। लचीला मतलब जो आसानी से उसको लोचा जा सकता हो, जिसको उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता हो, यानी सुपरिवर्तनशील यानी जो अच्छे से परिवर्तित किया जा सकता हो। तो ब्रिटेन के संविधान की जो भी नियम या कानून जो भी है ना उनको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी अब तक बनाए गए हैं आसानी से परिवर्तित और मुश्किल से परिवर्तन करने में क्या फ़र्क होता है। आसानी से परिवर्तन का मतलब कम लोगों की स्वीकृति से अगर संविधान को बदला जा सकता है वो आसानी से, यानी लचीला संविधान है। अगर बहुत अधिक लोगों की या लोगों के प्रतिनिधियों की हाँ की आवश्यकता होती है तो वो माना जाता है कि ये कठोर संविधान है। तो ब्रिटेन के संविधान को परिवर्तित करने का सामान्य तरीका है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर केवल सामान्य बहुमत यानी 50% से अधिक लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा अगर उसको परिवर्तित करने के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो वो परिवर्तित कर दिया जा सकता है, इसलिए लचीला कहलाता है। इंडिया, अमेरिका या फिर जो भी अलग देश हैं उनमें इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। वहाँ पे लगभग 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस वजह से उनको कठोर संविधान भी कहा जाता है। चौथी विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पहले अपन समझ लेते हैं सिद्धांत क्या होता है और फिर व्यवहार क्या होता है। सिद्धांत यानी कुछ नियमों का या फिर कुछ ऐसा संग्रह जिसमें ये बताया जाता है कोई अमुक चीज़ कैसे काम करती है, अमुक चीज़ के काम करने का तरीका ये है, ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो ये ऐसे कार्य करती है। जैसे कि अगर अपनी बिजली की मोटर का काम बात करें तो अपना अगर पीछे से अगर इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाती है तो उसका जो भी डायनामो घूमता है या जो भी है उसके बाद में आगे जो भी उसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है तो वो अपन बोलते हैं ये इसके कार्य करने का सिद्धांत है। वैसे ही ब्रिटेन के संविधान में कुछ सिद्धांत लिखे होते हैं कि ब्रिटेन का संविधान ऐसे ऐसे कार्य करता है। फिर दूसरा आता है व्यवहार। व्यवहार मतलब क्या जो लिखा गया है, जिस प्रणाली को बारे में बात की गई क्या वैसे ही वो संविधान बिहेव कर रहा होता है तो अपन मानेंगे कि व्यवहार में वो वैसा है। लेकिन यहाँ पे लिखा विशेषता क्या है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मतलब जैसे जो सिद्धांत में जो लिखा गया है संविधान के बारे में जो जानते हैं अपन, व्यवहार में वो वैसा नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखती हैं, तो वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे पहला है, जैसे बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है बस समझने की ज़रूरत है। पहला है सिद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, व्यवहार में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। तो सिद्धांतिक रूप से राजतंत्र क्यों है, क्योंकि अभी भी जो वहाँ का शासन प्रमुख है वो राजा ही है। बहुत कम देश ऐसे बचे हैं जहाँ पे राजा अभी भी राज प्रमुख बना हुआ होता है। तो ब्रिटेन में अभी भी शासन प्रमुख या देश का मुखिया कौन है, वहाँ का राजा। इस वजह से जब मुखिया राजा है और उसका आनुवंशिक रूप से उसका पुत्र या पुत्री ही राजा बनते हैं तो कहा जा सकता है कि राजतंत्र है। तो सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है, पर व्यवहार में राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। क्यों, तो वो इस वजह से है कि राजा कहने को शासन प्रमुख है पर व्यवहार में उसके पास कोई शक्ति नहीं है। राजा वही कार्य करता है जो उसके नीचे जो मंत्रिमंडल कार्य करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। वो जो भी सलाह या फिर जो भी अपना अनुमोदन करके जो भी उसके पास में भेजते हैं उसके ऊपर सीधा हस्ताक्षर करता है। इस वजह से वहाँ पे शक्तिशाली न होने की वजह से लोकतंत्र कहलाता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है और जो प्रधानमंत्री हैं वो जनता के प्रतिनिधियों में से ही चुन के बनते हैं। दूसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है और व्यवहार में नहीं। तो सैद्धांतिक दृष्टि से शक्ति का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण मतलब शक्ति पृथक कर दी जाती है। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में अलग अलग शक्तियों को विभाजन कर दिया जाता है। ये किस वजह से किया जाता है, वो है शासन पर नियंत्रण करने के लिए। जो अपने शुरू में पढ़ा था कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, शासन पर नियंत्रण करना। तो उसका एक तरीका है कि जो भी शासन करने वाले लोग हैं उनकी वो एक जगह एक लोग में या फिर कुछ लोगों में शक्ति देने के बजाय शक्तियों को बंटवारा कर दो। तो शासन की 3 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून के सही और गलत होने का निर्णय करना।
तो ये पृथक्करण 3 अलग अलग संस्थाओं में कर दिया जाता है। व्यवस्थापिका जो कानून बनाने काम करती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करने काम करती है, और न्यायपालिका जो निर्णय करती है कि कानून अच्छे से लागू हो रहे हैं या फिर कानून सही तरीके से बने या नहीं बने। तो सैद्धांतिक रूप से पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में वहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखते हैं, यानी व्यवस्थापिका में से ही कुछ लोगों से निकल के कार्यपालिका बनती है, और यही कार्यपालिका के लोग जो मंत्रिमंडल कहलाते हैं, ये फिर उस व्यवस्थापिका को कंट्रोल भी करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे माना जाता है कि शक्ति पृथक्करण ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। दूसरा जैसे एग्जाम्पल है कि संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, परंतु वास्तविकता है कि इस समय कैबिनेट से नियंत्रित होती है। जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ संबंध की वजह से ये ऐसा संभव हो पाता है। आगे है कि सैद्धांतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्रात्मक। सैद्धांतिक दृष्टि से ये है कि राजा को सारी शक्तियाँ दी गई हैं। राजा शासन प्रमुख है, उसके नाम से ही सारा शासन चलता है। वो सेना का अध्यक्ष भी होता है, वो युद्ध और शांति की घोषणा वो करता है, और सारे के सारे जो कानून बनते हैं उसके हस्ताक्षर से होते हैं। तो कहा जा सकता है कि राजा जो चाहे अपने मनमर्जी चला सकता है, नहीं कितना भी निरंकुश है, नहीं बिना अंकुश के हो सकता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं। व्यवहारिक रूप से सीमित संवैधानिक राजतंत्र है। सीमित संवैधानिक राजतंत्र मतलब सीमित यानी कंट्रोल्ड, संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार चलने वाला, राजतंत्र यानी राज शासन करने का एक तरीका। तो सीमित संवैधानिक राजतंत्र यानी राजतंत्र जो निरंकुश नहीं है, यहाँ पे वो सीमित है, कंट्रोल्ड है, किससे? संविधान से। तो संविधान में ऐसी क्या व्यवस्थाएं कर दी गई कि वो कंट्रोल है? तो वो ये है कि राजा जो भी होता है उसके नीचे जो उसकी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, शासन प्रमुख जो भी होता है। तो उस कार्यपालिका में जो भी मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल का जो भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, उनकी सलाह मशवरे से ही राजा कार्य करेगा। इस व्यवस्था की वजह से राजा निरंकुश नहीं हो पाता। इवन ये भी कहा जाता है, अगर मंत्रिमंडल ये लिख के देता है कि राजा को फांसी दी जाएगी, तो राजा को उस पर भी हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो इस बात से अपन समझ सकते हैं कि राजा निरंकुश हो नहीं सकता। फिर अगली विशेषता है संसदात्मक प्रजातंत्र। संसदात्मक मतलब शासन की ऐसी व्यवस्था जहाँ पे संसद कार्य कर रही है। प्रजातंत्र यानी शासन की व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियाँ शासन प्रमुख के पास ना होकर जनता के हाथों में होती हैं। तो संसदात्मक प्रजातंत्र। तो संसदात्मक का अपन मतलब समझ लेंगे, शासन व्यवस्थाएं मुख्यतः 2 हिस्सों में बटी होती हैं, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। 2 मुख्यतः विभाजन है, ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो संसदात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जो सरकार के 3 अंगों में से 2 संस्थाएं होती हैं, उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध कैसे होता है? व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनती है, और यही कार्यपालिका के लोग फिर व्यवस्थापिका को नियंत्रित भी करते हैं और उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये व्यवस्था संसदात्मक प्रजातंत्र कहलाती है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है? जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में कोई संबंध नहीं पाया जाता, दोनों के जो सदस्य हैं जनता से अलग तरीके से चुने जाते हैं। तो ब्रिटेन में संसदात्मक प्रजातंत्र की व्यवस्था है। फिर छठा विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता से समझ में नहीं आ रहा, सर्वोच्चता से अपने को समझ में आ रहा है। प्रभुसत्ता यानी ऐसी सत्ता जो प्रभु के समान हो। प्रभु की जो सत्ता अपनी मानी जाती है, तो वैसे ही उतनी शक्तिशाली कोई सत्ता अगर कोई हो, उसको बोलते हैं प्रभुसत्ता। यानी संसद की प्रभुसत्ता है ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई प्रभु के समान कोई है तो वो क्या चीज़ है? संसद है। तो जो 3 संस्थाएं होती हैं सरकार की, संसद, कार्यपालिका, संसद व्यवस्थापिका का नाम दिया गया है ब्रिटेन में, इस वजह से बोलते हैं। तो संसद यानी व्यवस्थापिका ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा, न कि कार्यपालिका और न्यायपालिका। वो किस वजह से है? वो इस वजह से है कि ब्रिटेन में जो भी कानून बनता है वो संसद द्वारा बनाया जाता है, और उसको आसानी से उसको जो बदला जाता है वो भी संसद द्वारा ही बदला जाता है। वो भी सामान्य बहुमत यानी 50% लोगों की सहमति से बदला जा सकता है। इस वजह से संसद पावरफुल है। दूसरी बात ये कि इसने जो भी कानून या नियम बनाए हैं उसके पुनर्विलोकन यानी उसको दोबारा से देखने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। यानी संसद ने जो कुछ बना दिया कानून, वो वैसा ही बना रहेगा।
अब उसको अगर हटाने की जिम्मेदारी है वो केवल जनता के ऊपर जाती है, न कि जो सरकार के दूसरे दो अंग हैं वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से संसद के बनाए हुए कानूनों की जो इतनी शक्ति उसको मिली हुई है, इस वजह से वो व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका और न्यायपालिका पे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। इस वजह से ये इससे संविधान की विशेषता मानी जाती है कि वहाँ की संसद की सर्वोच्चता है। फिर है अगली विशेषता है एकात्मक शासन। एकात्मक यानी एक जैसा शासन। तो एकात्मक शासन की दो विभेद एक अलग तरीके से होते हैं, वो हैं एकात्मक और संघात्मक। तो एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था है अपने देश यानी भारत में। तो भारत में संघात्मक शासन का मतलब है कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो कई हिस्सों में बटी हुई होती हैं। केंद्र में एक केंद्रीय सरकार होती है जो दिल्ली में संसद में अपने काम करती है, और फिर अलग अलग राज्यों में बटे हुए अपनी अपनी सरकारें भी काम करती हैं। इस वजह से अपने जो इन सब सरकारों का एक संघ बना के अपना देश बना हुआ है, इस वजह से इसको संघात्मक व्यवस्था है अपने देश में। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में केवल एकात्मक शासन है, यानी वहाँ केवल एक सरकार काम करती है। वहाँ छोटा देश है, इस वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य नहीं बनाए गए हैं, तो केवल एक ही सरकार काम करती है, केंद्रीय सरकार। तो वो जब एक ही सरकार द्वारा शासन व्यवस्था की जा रही है, इस वजह से उसको बोला जाता है एकात्मक शासन। फिर अगला विशेषता है विधि का शासन। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है विधि का शासन। ये विधि का शासन इंग्लैंड या ब्रिटेन की ही देन है, जो पूरे विश्व में इस समय फॉलो किया जाता है। डाइसी द्वारा विधि के शासन का बहुत अच्छे से वर्णन भी किया गया। विधि का शासन से सामान्यतः अपन ये समझें कि ब्रिटेन में जो भी शासन का संचालन है वो किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति की इच्छा से नहीं हो रहा, वो एक विधि यानी कानूनों के द्वारा शासन हो रहा है। यानी शासन ब्रिटेन में शासन कौन करता है, कानून करते हैं। और कानून करते हैं मतलब कोई भी जीवित व्यक्ति शासन नहीं करता, केवल कानून जो लिखे हुए कानून है वो कानून शासन कर रहे हैं। ये व्यवस्था क्यों अपनाई, ये व्यवस्था इसलिए अपनाई गई क्योंकि जीवित व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए कभी भी जनता के विरोध में या कुछ भी ऐसा शासन किया जा सकता है जिससे दूसरों को परेशानी हो सके। लेकिन अगर किसी जीवित व्यक्ति ना हो, केवल लिखित कानून हो, वो अगर शासन कर रहे हैं तो वो किसी भी व्यक्तियों में आपस में विभेद नहीं करते। इस वजह से विधि के शासन की ज़रूरत पड़ी। और दूसरी वजह ये थी कि किसी एक व्यक्ति को शासन व्यवस्था दे दी गई थी, वो जब वो दूसरे अपने जनता के प्रतिनिधियों पर, जनता पे शासन कर रहा होता है, उनके ऊपर तो उसको अधिकार दिया गया था। लेकिन जब वो खुद निरंकुश हो जाए, कुछ भी गलती करे, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या हो, तो इसके लिए भी ऐसा माना गया कि एक ऐसे कानून लिख दिए जाएं जो उस पर भी नियंत्रण कर लें। तो इस वजह से विधि के शासन को वहाँ पे शुरुआत किया गया। तो विधि के शासन में 3 विशेषताएं डाइसी के द्वारा बताई गई थी, वो इम्पोर्टेंट है, अपने को याद रखनी चाहिए। तो पहली विशेषता ये कि विधि के शासन की पहली विशेषता है कि विधि सर्वोच्च होगी, यानी सबसे ऊपर विधि होगी। विधि यानी जो कानून होंगे, सारे व्यक्ति, राजा को सम्मिलित करते हुए सारे व्यक्ति उसके नीचे समझे जाएंगे। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि विधि के शासन के जो विधि में जो कानून है, वो कानून को तोड़े जाने पर ही किसी को सज़ा मिलेगी। यानी जनता के एक तरीके से अधिकारों की रक्षा कर दी गई थी। जनता वो काम अपने इच्छा से कर सकती है जिससे किसी कानून को नहीं तोड़ा जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो जाए, तो वहाँ तक वो काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरीके से ये माना जा सकता है कि विधि के शासन में जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तीसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं विधि के शासन को नहीं मान सकते या विधि के शासन से मैं ऊपर उठा हुआ हूँ। तो ये 3 विशेषताएं विधि के शासन में शामिल की जाती हैं। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं अधिकारों की विद्यमानता। अधिकार पत्र का अभाव मतलब अपने शुरू में बात की थी कि संविधान होता है, उसमें जो 2 उद्देश्य होते हैं, शासन पर नियंत्रण और दूसरा जनता को अधिकारों की प्राप्ति कराना। तो जनता को अधिकारों की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों के रूप में हर संविधान में लिखा हुआ होता है, जैसे अपने संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा लिखित संविधान है नहीं, तो वहाँ पे मूल अधिकारों जैसी कोई अधिकार पत्र का तो अभाव है। तो फिर इनको नागरिक स्वतंत्रताएँ अधिकार मिलते कैसे हैं, तो वो सामान्य विधि के शासन से या फिर सामान्य कानून जो छोटे मोटे इधर उधर बने होते हैं उनसे इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। बाकी एक सामान्य नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी या दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता हो। तो इस तरीके से वहाँ पे अधिकारों की प्राप्ति होती है। अगली विशेषता धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में स्थिति। धर्मनिरपेक्षता यानी
कोई भी राज्य किसी धर्म विशेष को ज़्यादा सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या फिर सबको समान समझता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। सभी लोग कहते हैं कि ब्रिटेन, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटेन धर्मनिरपेक्ष है, कुछ लोग कहते हैं ब्रिटेन में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो नहीं होने की वजह ये है कि वहाँ पे एक लाइन है कि जो भी राजा बनेगा वो प्रोटेस्टेंट ईसाई होने चाहिए। ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो अलग वर्ग बने हुए हैं, तो केवल प्रोटेस्टेंट बन सकते हैं। तो जब किसी एक धर्म की एक संप्रदाय को ही राजा बनाया जा सकता है, इसका मतलब है कि वो राज्य व्यवस्था है किसी एक धर्म के एक संप्रदाय को सपोर्ट कर रही है, यानी वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पर दूसरी तरफ ये कहा जाता है इस बात के अलावा देश के जो भी नागरिक हैं उनको कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय को फॉलो करने की छूट है। इस वजह से व्यवहारिक रूप से इसको धर्मनिरपेक्ष ही कहा जाएगा। अगली विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली यानी मिक्स शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें दो तीन विशेषताएं, दो तीन प्रकार के शासन प्रणालियों का मिश्रण देखने को मिलता है। वो दो तीन प्रणालियाँ शासन मिश्रण कौन से हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ये अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्थाएं विश्व में रही हैं। शुरुआती राजतंत्र से शुरुआत होती है, फिर कुलीन तंत्र आता है, फिर प्रजातंत्र आता है। सामान्य इतिहास ऐसा ही रहा है अपने विश्व का। तो राजतंत्र कैसे वहाँ पे, क्योंकि अभी भी वहाँ राजा है जो आनुवंशिक रूप से बनता आ रहा है, तो इसलिए राजतंत्र है। दूसरा कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र यानी जो अच्छे कुल के लोग जो होते हैं, प्रभावशाली या जिनको अमीर वर्ग, जिसको शिक्षित वर्ग कहा जाता है, तो वो कुलीन तंत्र है। वो कहाँ से विद्यमान है? आज ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है, वहाँ में जो जो उसके सदस्य बनते हैं उसमें कुलीन तंत्र, जो प्रभावशाली जो परिवार हैं उनके लोग वहाँ पे शामिल रहते हैं। उन्हीं के पुत्र या पुत्रियाँ उनमें सदस्य बनते आ रहे हैं। तो कुलीन तंत्र भी है वहाँ पे। प्रजातंत्र किस वजह से? क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। तो प्रजातंत्र तो वहाँ पे निश्चित रूप से है ही। तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण ब्रिटेन की राजव्यवस्था में देखने को मिलता है। अगली विशेषता है सामान्य रूप से द्विदलीय लेकिन अपवाद रूप से त्रिदलीय पद्धति। ब्रिटेन के संविधान तो लिखित तो नहीं, लेकिन वहाँ पे छूट है, आप कितने भी दल बना सकते हैं। इस देश में कितने भी दलों की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहार में देखने को मिला है कि इतनी छूट होने के बावजूद भी अभी तक केवल दो ही दलों द्वारा शासन किया जाता रहा है, जो आदर्श भी माने जाते हैं प्रजातंत्र के लिए, कि एक दल शासन करे, दूसरा उसका विरोध करे और दूसरी बार दूसरा शासन कर ले। तो इस तरीके से दो दल वहाँ पे जो माने जाते हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी मानी जाती है। कंजर्वेटिव हिंदी में उदार दल और लेबर पार्टी मजदूर दल। तो इन दो दलों द्वारा शासन किया जाता रहा है। मजदूर दल की सरकार द्वारा अपने देश के जो स्वतंत्रता के समय 1947 के समय देश के स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था, तो अपन उसे याद रख सकते हैं। तो ये दो दलों द्वारा ही वहाँ पे शासन किया जाता है। अब भी हाल के पिछले कुछ चुनावों में लिबरल डेमोक्रेट नाम के पार्टी भी एक दोबारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बन पाई है। अगली विशेषता है सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। सीमित रूप से नहीं, कुछ कंट्रोल रूप में शक्ति विभाजन है। शक्ति विभाजन अपने ऊपर देखा तो शक्ति पृथक्करण है, वही शक्ति विभाजन है। यानी सरकार जो भी शक्ति है, सरकार की शक्ति, वो तीन अंगों में अलग बांट दी जाती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों की शक्तियाँ अलग अलग बांटी हुई, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। कोई भी एक संस्था तीनों काम नहीं कर सकती। तो ये सिद्धांत रूप में ऐसी बात कही हुई, लेकिन अपने देखा था व्यवहार रूप में इतना शक्ति पृथक्करण है नहीं, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ जाती हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई। सीमित रूप से शक्ति विभाजन के सिद्धांत की सिद्धांतिक रूप से शक्ति विभाजन है, कहने को तीनों संस्थाएं अलग अलग हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस वजह से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुत सारे कार्य खुद ही करने लग जाती हैं। कार्यपालिका के बताए हुए कार्यों को ही व्यवस्थापिका करने लग जाती है। फिर अंतिम विशेषता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। तो पहली व्यवस्था ये थी कि लॉर्ड सभा के ही कुछ सदस्य, जो लॉर्ड चांसलर होता था और जो भी न्यायिक लॉर्ड होते थे, वो ही न्यायपालिका कार्य करते थे। यानी न्यायपालिका अलग से नहीं थी। केवल व्यवस्थापिका के जो दो व्यवस्थापिका नहीं, संसद के दो सदन, लोक सदन और लॉर्ड सभा, उसके उच्च सदन जो लॉर्ड सभा कहलाता था, उसके ही कुछ लोग न्यायपालिका कार्य करते थे। तो एक तरीके से शक्ति पृथक्करण के खिलाफ था। इस वजह से 2005 में कानून बना के न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया। अब लॉर्ड सभा कोई सदस्य न्यायपालिका में शामिल नहीं होता, तो अलग से सर्वोच्च न्यायालय बना दिए गए और बाकी देश में छोटे न्यायालय भी बना दिए गए। तो 2005 से एक्चुअल में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया ब्रिटेन के अंदर।
तो ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान की थी। इन्हीं विशेषताओं, लगभग ऐसी ही विशेषताएं अपन सारे संविधानों में देखते जाएंगे। वहाँ पे अपन देखेंगे विकसित है या निर्मित है संविधान, लिखित है, लचीला है, कठोर है, संविधान में मूल अधिकार हैं या नहीं है, शासन प्रणाली कैसी, संसदीय है या फिर अध्यक्षात्मक है। ये सारी विशेषताएं अपन यही देखेंगे हर संविधान में। तो ये बिंदु यही रहेंगे, संविधान के अनुसार उनकी विशेषताएं बदलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही।